गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि थोड़े दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा सा बिजी था, मेरा कुछ शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। लेकिन आज से एकदम प्रॉमिस किया आप लोगों के लिए हमेशा रेगुलर वीडियो आते रहेंगे और छोटे छोटे वीडियो आएंगे, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं आएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि इतने लंबे लंबे वीडियो हो जाते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो आएंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए सिलेबस 2022 का जो सिलेबस है मैं उसको कवर करूँगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी डालता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसा कि जो केमिस्ट्री है, क्लास 10 के जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स को 2 सेक्शन में कर दिए गए, एक नेचुरल फिनोमेना से 12 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भी से 13 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 25 का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का आप लोगों के लिए रखा गया नेचुरल रिसोर्सेज से। ये वैल्यू एडेड क्वेश्चन होगा, इसको लास्ट में हम लोग करेंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन बनने की, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की संभावना है। मतलब संभावना नहीं है, 5 मार्क्स का वैल्यू एडेड क्वेश्चन बनेगा। टोटल 80 मार्क्स का हो जाता है आप लोगों का और 80 मार्क्स में से 80 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें तो 20 में 18-17 अगर आप अच्छा करते हैं अपने क्लास में टीचर्स के सामने तो आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद टोटल 100 मार्क्स में से हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये ज़्यादा तो कोशिश करना जानना है, पढ़ने से ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में से हम लोग जिस तरीके से इस टॉपिक मैंने दिया है उस तरीके से मैं एक एक वीडियो हर टॉपिक का डालता चला जाऊँगा कल से। ठीक है, तो पहला केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, एकदम ब्रीफ नॉलेज आप लोगों को मैं एक वीडियो में दूंगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसके बाद केमिकल इक्वेशन के बारे में भी आपको मैं ब्रीफ नॉलेज दूंगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनका इम्प्लीकेशन कैसे किया जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उसको भी देखा जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है वो भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब इसी में आ जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद चैप्टर 2 है जो आप लोग का एसिड, बेस और साल्ट है। इस चैप्टर से आप लोगों को एसिड, बेस और साल्ट इनका डेफिनेशन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू H+ आयन और अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन और एक तरह से हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन के बेस पर आपको एसिड, बेस और साल्ट का डेफिनेशन पढ़ना है। साथ ही साथ इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने होंगे, एग्जाम्पल्स भी कुछ आपको याद रखने होंगे, इनके यूज़ क्या हैं उसको जो ज़्यादा याद रखना है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसको पढ़ना है। वैसे तो चैप्टर 1 में भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ना है। हाँ, इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम लिंक, इस वीडियो के चैनल में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे जो सेक्शन है केमिस्ट्री का ही कुछ सेक्शन और हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ pH स्केल इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में pH स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप लोग को ध्यान देना है। और जैसे टूथ डीके होता है या फिर जो बैकयार्ड के जो सॉइल होते हैं उनमें जो एसिडिक मात्रा जो बढ़ जाती है तो किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन का प्रिपरेशन और यूज़ पढ़ना है। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये भी ध्यान देना। एक चीज़ देखिए ध्यान देना, और कि यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि आपको ये नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिदम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब कुछ लोग एडवांस बनने के लिए
आपको लोगरिदम के डेफिनेशन लोगरिदम के थ्रू बताएंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 10 क्लास में मार्क्स उठाने के लिए, नॉलेज के लिए आपको जितना पढ़ना था आप नॉलेज के लिए पढ़ चुके हैं। अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए हम लोगों को मार्क्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, ठीक है। तो मार्क्स पर ध्यान देना है। नॉलेज तो हम लोग गेन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। अगला चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स से आपको इनके सबसे बड़े बड़े थिंग की प्रॉपर्टीज जाननी होगी। अक्सर डिफरेंसेस लिखने को आ जाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस लिखने को आते हैं। तो जो डिफरेंसेस लिखा जाता है, ध्यान दिया जाता है 2 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए और 3 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, 3 केमिकल डिफरेंसेस लिखिए। इससे आपके आंसर में वेटेज बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज से ही क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। और 15 मार्क्स के आपके हो सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी 35 मार्क्स, यहाँ 35 में 35 आपको उठाने का चांस मिलता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है कि इस सेक्शन और इस सेक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। मैं इस सेक्शन का भी वीडियो डालूंगा बैक टू बैक, और इसका तो मैं चैप्टर वाइज वीडियो डालूंगा ही डालूंगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेसिक मेटलर्जी पढ़ना है। बेसिक मेटलर्जी का मतलब कोई भी मिनरल्स होता है, सो मिनरल में से किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, किसी भी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन कैसे किया था, बेसिक जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद कोरोजन और प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं मेटल्स में वो कैसे होते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, इन टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ना है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है, होमोलॉजस ग्रुप के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसको एक तरह से कहे जो तो आर्टिफिशियल रिपिंग कंपाउंड भी कहा जाता है, जैसे केला वगैरह हो गया या फिर आपका मैंगो वगैरह हो गया, उनको पकाने के लिए ना इथिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो होमोलॉजस सीरीज़ का भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है। नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ये नोमेनक्लेचर पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और उनके साथ हेलोजन्स, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, इन सब को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ये सभी फंक्शनल ग्रुप को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट को ही हेलोजन कहा जाता है। पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है उसका जितना भी एलिमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। ग्रुप 16 के एलिमेंट को कैल्कोजिन के नाम से जाना जाता है। मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वीडियो जब बैक टू बैक आने लगेगी तो आपको भी समझ में आने लगेगा। उसके बाद फिजिक्स में केमिस्ट्री, इसी चैप्टर में थोड़ा सा केमिस्ट्री में डिफरेंसेस पढ़ने होंगे हम लोगों को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वही जो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में वही चीज़ पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड के साथ अगर कंबसन होता है तो क्या कैसे रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ पढ़ने हैं। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर्टीज़, यूज़ और फॉर्मेशन भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद सोप कैसे बनता है, सोप क्या होता है, डिटर्जेंट कैसे बनता है, क्या होता है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद आता है बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन में आप लोगों को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन। प्लांट्स और एनिमल दोनों में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उन सबको हम लोग को क्या करना है, कवर करना है। बेसिक कंपोनेंट्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में हम ला सकें। उसके बाद अगला टॉपिक जो बायोलॉजी का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही लोगों को ये चैप्टर वास्ट लगता है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और बहुत ही फॉर्मल नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूँगा जिस एकदम ईजी लैंग्वेजेस में, ताकि आप उसको समझ सकें बेहतर ढंग से। जैसे टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन इन द प्लांट्स, हार्मोन्स, प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, नर्व सिस्टम क्या होता है, वॉलंटरी क्या होता है, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब क्या होते हैं। जैसे छुई मुई का पत्ता जो होता है जिसको छूते हैं तो क्या होता है, झुक जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये सब जितने भी हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर करूँगा मैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोन्स के बारे में भी मैं कवर करूँगा। अगला टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। और प्लांट्स में 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसको भी हम लोग क्या करेंगे,
कवर करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन आपका दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, है ना, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, इस सेक्शन से ज़्यादातर चांसेस है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और मैं इस सेक्शन से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा भी बहुत जल्द। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं ख़त्म करता चलाऊँगा, बहुत तेज़ी से मैं वीडियो डालता चला जाऊँगा, आप लोग देखते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन में आदमी को लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाना है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस करना है, सबसे ज़्यादातर कोशिश करना प्रैक्टिस करने पर, पढ़ो कम प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए आप लोग। हेरिडिटी में मेंडल कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, लॉ ऑफ इनहेरिट के बारे में पढ़ना, इनहेरिट ऑफ ट्रेट्स के बारे में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, मेंडल का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनहेरिटेंस के बारे में, और सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रीफ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से जो नई स्पीसीज आती है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा आने वाली पीढ़ी, तो मेल कैसे पहचाने हैं कि जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से मेल फीमेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ टॉपिक जैसे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशंस, इवोल्यूशन डू नॉट इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस के हिसाब से, मतलब कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से उसको उतना जगह नहीं दिया गया है, बट आप लोग नॉलेज के लिए इसको पढ़िएगा। मैं तो कहूँगा कि इसको भी एक बार थोड़ा सा अगर समय मिलता है तो उसको क्या करना है देख लेना है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल फिजिक्स का जो सेक्शन है, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और 2 पार्ट में कर दिया गया। नेचुरल फिनोमेना, इससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी रिफ्लेक्स बाय द कर्व सरफेस, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कार्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये सभी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को एकदम डायग्राम बना के करूँगा। हाँ, ध्यान दिए, जो मिरर फार्मूला है उसमें लेंस का डेरिवेशन एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ इससे न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। मैग्नीफिकेशन पूछा जाएगा, कोई इमेज कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, क्यों बनता है, ये पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन में भी वही चीज़ पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंस पढ़ना है, लेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है ना, लेंस में इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो क्या पढ़ना है आपको, यानी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ लेंस का जो लेंस फार्मूला आता है वो तो पढ़ना है, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना आपको। लेंस फार्मूला पढ़ना है, लेकिन लेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए एग्जाम में आपसे नहीं बोला जाएगा, लेकिन उससे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा इमेज बनता है या फिर कितना छोटा इमेज बनता है, इसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ये मिरर में भी आपको पढ़ना है और लेंस में पढ़ना है। साथ ही साथ पावर ऑफ लेंस पढ़ना है, लेंस का क्या पावर होता है, पावर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट होते हैं, ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट होते हैं उस डिफेक्ट के करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ लेंस के पावर के हिसाब से डिफेक्शन को दूर किया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा स्फेरिकल मिरर का एप्लीकेशन और लेंस के भी एप्लीकेशन पढ़ने होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म पढ़ना होगा, प्रिज्म से जब लाइट जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन जो होता है उसको क्या करते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का स्प्लिटिंग होता है जो 7 पार्ट में बिग बयोर जो होता है ना, उसको पढ़ना है, तो उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज में दूंगा। एक्सक्लूडिंग द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, नॉर्मली एक ही कलर होता है, तो पढ़ो या छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट सबको पता है कि सनशाइन और सनराइज के समय क्या होता है। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है जिससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ ओम्स लॉ पढ़ना है आपको, रेसिस्टेंस पढ़ना है, रेसिस्टिविटी पढ़ना, बहुत इजी तरीके से मैं इस सारे सेक्शन को मैं कवर कराऊंगा आप लोग को। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है एक तरह से, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ये क्वेश्चन ही है, समझिए हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। उसके बाद सीरीज कम्बिनेशन होता है किस तरीके से, रेसिस्टर का पैरेलल कम्बिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है डेली लाइफ में, इसको पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपके घर में जो ये आयरन होता है, टोस्टर होता है आपके घर में, ये गीज़र होता है जो पानी गर्म करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हीट बेस पर काम करता है, इसका देखना है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है उसको पढ़ना है ना। इंटर रिलेशन बिटवीन द पावर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टर, इसके बीच में रिलेशन
और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इस रिलेशन से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको कवर करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है किसी कंडक्टर के द्वारा जिसमें करंट जा रहा है, उसके चारों तरफ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। मैं बहुत ईजी वे में आप लोगों को कोशिश करूँगा समझाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सकें। उसके बाद क्या होता है कि फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड में किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट होता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, जो करंट हमको ट्रांसफार्मर से सीधा हमारे घर में आता है वो एसी करंट होता है, ठीक है। और जो करंट हमको बैटरी से मिलता है उसको डीसी करंट कहते हैं। क्या एडवांसेड है एसी करंट का डीसी करंट के ऊपर, या इसको एक तरह से कहते हैं क्या डिफरेंसेस है एसी और डीसी करंट में, दोनों एक ही चीज़ हो गया। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे घरों में 3 वायर होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। तो इनमें किसका किसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों किसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो ये सेक्शन है ये तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही एक ही चैप्टर है, इसको एक ही चैप्टर को कवर कर लेना है। और इन्वायरमेंट को अच्छे से, इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, लास्ट टाइम कवर करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है, एकदम एग्ज़ाम के समय, तो एग्ज़ाम से मान के चलिए एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले इसको 2 बार 3 बार रिवाइज़ करना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, नॉट फॉर बस केवल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक ये वीडियो पहुंच पाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। हर बार किताब लेकर के बैठना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि वीडियो देख लेने से ना आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।